नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आज हमारे विषय इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में आज की इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम वैक्यूम सर्किट के बेसिक प्रिंसिपल, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म और कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे और इसी सीरीज की दूसरी वीडियो में हम आर्क क्विंचिंग प्रोसेस, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के एडवांटेजेस और डीमेरिट्स के बारे में जानेंगे और एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इंट्रोडक्टरी वीडियो वीसीबी पे। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स किसी भी दूसरे ब्रेकर मैकेनिज्म की तुलना में ज्यादा कॉम्पैक्ट और लाइट वेट होते हैं। पावर सिस्टम में मीडियम वोल्टेज की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के कंट्रोल और प्रोटेक्शन के लिए हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेफ है, रिलायबल है और आसानी से या बिना मेंटेनेंस के भी लंबे समय तक काम आते हैं। इंडस्ट्रीज और दूसरी जगह पे जो मेटल क्लेड स्विच गियर हैं 36 केवी तक के, जो 11 केवी और 33 केवी के सिस्टम में यूज होते हैं, या इंडस्ट्रीज में 3.3 केवी या दूसरी स्पेसिफिक एप्लीकेशन वोल्टेज पे इस्तेमाल होते हैं, उनमें हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो छोटा आकार है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का, उससे हमें बहुत ज्यादा बचत होती है जगह की और मटेरियल्स की। जब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को हम किसी आउटडोर एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं तो इसे एक मेटल कैबिनेट में एयर क्लियरेंस के साथ रख सकते हैं, या फिर एक टैंक डिजाइन में तेल में भरकर भी इसे डेड टैंक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वैक्यूम सर्किट में दो मुख्य भाग है, ये हाई वोल्टेज का पोल असेंबली सेक्शन है और दूसरा मेंस लो वोल्टेज पे चलने वाला हमारा ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है। लो वोल्टेज 220 वोल्ट एसी और 110 वोल्ट डीसी पर चलने वाला हमारा ऑपरेटिंग मैकेनिज्म और कंट्रोल सर्किटरी फ्रंट साइड में होता है, और एचटी की 11 केवी या 33 केवी वाली जो पोल असेंबली है वो पीछे की तरफ होती है, ताकि एक्सीडेंटली अगर हम फ्रंट में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम लाइव जो रियर पार्ट है पीछे का उससे टच ना करें। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का पोल असेंबली को स्विचिंग मूवमेंट इस ऑपरेटिंग रोड की मदद से ट्रांसफर होता है। सर्किट में सभी तरह के मेक और ब्रेक और आर्क क्विंचिंग इस वैक्यूम इंटरप्टर यूनिट में होती है। सर्किट ब्रेकर के सभी लाइव पार्ट को प्रॉपर इंसुलेशन लगाकर हम मेटल कवर्स में इंक्लोज कर देते हैं, ताकि एक्सीडेंटली ऑपरेटिंग पर्सनल इनके लाइव पार्ट्स को टच ना करें। 3 फेज पावर सिस्टम की तीनों लाइनों को कंट्रोल करने के लिए हम प्रत्येक फेज के लिए एक वैक्यूम इंटरप्टर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, तो कुल 3 वैक्यूम इंटरप्टर यूनिट एक सर्किट ब्रेकर में हम इस्तेमाल करते हैं। तीनों वैक्यूम इंटरप्टर यूनिट्स के ऊपर और नीचे सील्ड सपोर्ट होते हैं। वैक्यूम से कॉन्टैक्ट के बीच में और पूरी यूनिट में सिरेमिक इंसुलेशन के आउटर बॉडी के, ये तीनों इंटरप्टर यूनिट एक दूसरे से एयर में इंसुलेटेड होती हैं। पूरी इंटरप्टर यूनिट अपर सपोर्ट के साथ रिजिड माउंटेड होती है और ब्रेकर का फिक्स कांटेक्ट भी इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। इंटरप्टर यूनिट नीचे लोअर सपोर्ट से अटैच्ड होती है, जिसमें इंसुलेटेड ऑपरेटिंग रोड की मदद से हम मूविंग इलेक्ट्रोड का एक्सियल मूवमेंट कर सकते हैं। वीसीबी में पीछे की तरफ पोल असेंबली में वैक्यूम इंटरप्टर अपर सपोर्ट के साथ रिजिडली सपोर्टेड होता है और लोअर सपोर्ट के साथ सील्ड है, लेकिन यहाँ जो ऑपरेटिंग रोड है उसकी मदद से ऑपरेटिंग मैकेनिज्म मूविंग कॉन्टैक्ट को एक्सियली ऊपर नीचे चला सकता है। फ्रंट साइड में हमारे ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का बॉक्स है, इसमें मोटर, गियर, क्लच की मदद से स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर की जाती है। सभी तरह की रिलीजेज, ऑक्सिलरी स्विचेज, इंडिकेटर और जो हमारा एक्चुएटिंग डिवाइसेज का सेटअप होता है वो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के इस बॉक्स में है। हमारे सर्किट ब्रेकर में जो मोटर स्प्रिंग की जो स्टोर्ड एनर्जी है वो क्लोजिंग ऑपरेशन के समय ट्रिपिंग स्प्रिंग को भी एनर्जाइज कर देती है। तो हमारे सभी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में रैपिड ऑटो रिक्लोजिंग फैसिलिटी इनहेरेंट होती है। वीसीबी का ऑपरेटिंग मैकेनिज्म स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जीज का इस्तेमाल करता है। इन स्प्रिंग्स को गियर और क्लच की मदद से हम मैनुअली या 110 वोल्ट डीसी से चलने वाली मोटर से चार्ज कर सकते हैं। जो क्लोजिंग स्प्रिंग है वो बड़ी और ज्यादा एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी की होती है, और जब ये मोटर से या मैनुअली चार्ज हो जाएगी तो ये अपने आप सर्किट को क्लोज करने के लिए लैच हो जाएगी। इस ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का फोर्स पोल असेंबली को ट्रांसफर इस मेन ड्राइविंग शाफ्ट के साथ कनेक्टेड इंसुलेटेड ऑपरेटिंग रोड्स के मार्फत पोल असेंबलीज के मूविंग कॉन्टैक्ट तक पहुंचता है। हमारे ऑपरेटिंग मैकेनिज्म में 3 भाग है, एक एनर्जी चार्जिंग मॉड्यूल है, एक ये क्लोजिंग स्प्रिंग से चलने वाला मॉड्यूल है और एक ये ट्रिपिंग स्प्रिंग का मॉड्यूल है। एनर्जी चार्जिंग मॉड्यूल में हमारे पास 2 लेवल में वार्म गियर
गियर्स हैं और क्लच अरेंजमेंट्स हैं जो इस क्लोजिंग स्प्रिंग में एक मोटर या मैनुअल ऑपरेशन से एनर्जी को स्टोर करते हैं। एक ब्रेकर को क्लोज करने के लिए जब क्लोजिंग स्प्रिंग को अनलैच किया जाता है, जो हम मैनुअली पुश बटन से कर सकते हैं या किसी इलेक्ट्रिकल रिमोट कंट्रोल से संभव है, तो इसी स्प्रिंग की एनर्जी हमारी दूसरी जो ट्रिपिंग मॉड्यूल की स्प्रिंग है उसको ट्रांसफर भी होती है। अपार्ट फ्रॉम क्लोजिंग द मूविंग कॉन्टैक्ट विथ फिक्स कॉन्टैक्ट इन इंटरप्टर यूनिट, अर्थात एक सर्किट ब्रेकर को जब इलेक्ट्रिकल क्लोज कंट्रोल सिग्नल मिलता है या मैनुअली हम इस लाल पुश बटन को इन या क्लोज के लिए प्रेस करते हैं तो मोटर या मैनुअली गियर और क्लच से चार्ज्ड ये जो हमारी क्लोजिंग स्प्रिंग है जो लैच्ड है वो अनलैच हो जाती है और ऐसी स्थिति में इसकी एनर्जी इस ऑपरेटिंग रोड की मदद से इंसुलेटेड कंट्रोल रोड्स को जाती है जो हमारे मूविंग कॉन्टैक्ट को फिक्स कॉन्टैक्ट की तरफ डिस्प्लेस करके ब्रेकर में इंटरप्टर यूनिट में क्लोजिंग ऑपरेशन करते हैं। इसी दौरान ब्रेकर का ऑपरेटिंग मैकेनिज्म अपनी क्लोजिंग स्प्रिंग की एनर्जी को ट्रिपिंग स्प्रिंग में चार्ज करता है। इंटरनल मैकेनिज्म इस तरह का है कि इसी स्प्रिंग की स्टोर्ड एनर्जी का कुछ हिस्सा ट्रिपिंग स्प्रिंग को मिलता है और मैजेंटा फ्रेम में दिखने वाली ट्रिपिंग स्प्रिंग चार्ज होकर लैच हो जाती है और हम ब्रेकर में आवश्यकता अनुसार इस ट्रिपिंग स्प्रिंग को अनलैच करके कॉन्टैक्ट्स की ओपन पोजीशन इंश्योर कर सकते हैं। इसी दौरान हमारी जो डिस्चार्ज क्लोजिंग स्प्रिंग है वो ऑटोमेटिकली हमारी जो ड्राइव मोटर है उससे चार्ज होना शुरू कर देगी और अगर मोटर मैकेनिज्म में प्रॉब्लम हो तो हम इसे मैनुअली हैंड से भी चार्ज कर सकते हैं। इस तरह से हम एक क्लोजिंग ऑपरेशन के बाद ओपनिंग ऑपरेशन इंश्योर कर सकते हैं और अगली क्लोजिंग और इसी की स्टोर्ड एनर्जी से वापस इसे चार्ज करके ओपनिंग ऑपरेशन को भी परफॉर्म किया जा सकता है। तो एक सर्किट ब्रेकर में इस प्रकार हम ऑटो रिक्लोजिंग की जो फैसिलिटी है वो जनरेट कर सकते हैं। दोनों क्लोजिंग और ट्रिपिंग स्प्रिंग की चार्जिंग की कंडीशंस पोजीशन स्विच की मदद से हमें इलेक्ट्रिकली ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के पैनल पे अवेलेबल होती है। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म में ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स के मूवमेंट के लिए एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को दोबारा समझ लेते हैं। हमने मैनुअली या मोटर से जब क्लोजिंग स्प्रिंग को चार्ज किया है तो अब हमारे ब्रेकर के ओपन कॉन्टैक्ट्स इसकी मदद से क्लोज किए जा सकते हैं और जिस समय हम इसे अनलैच करते हैं और क्लोजिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो इस स्प्रिंग की स्टोर्ड एनर्जी से ही हमारी ट्रिपिंग स्प्रिंग चार्ज हो जाती है। अर्थात एक क्लोज ऑपरेशन के बाद ओपन ऑपरेशन की कंडीशंस ट्रिपिंग स्प्रिंग को अनलैच करके हम कर सकते हैं। इसी दौरान ये हमारी जो क्लोजिंग स्प्रिंग है वो दोबारा मोटर या मैनुअली चार्ज हो जाएगी और अगले क्लोज और ओपन प्रोसेस के लिए भी हमारे पास एनर्जी स्टोर हो जाएगी। वीसीबी के पोल असेंबली में इंटरप्टर का जो लोअर सपोर्ट है उसमें एक इंसुलेटेड कंट्रोल रोड मैकेनिकली इस स्प्रिंग ऑपरेटेड मैकेनिज्म से कनेक्ट होती है और क्लोज या ट्रिप स्प्रिंग के अनलैच करने पर ये कनेक्टिंग रोड से उस कंट्रोल रोड को एनर्जी ट्रांसफर होती है और एक मेटेलिक बेलो इंटरप्टर चैम्बर के अंदर एक्सियली ऊपर या नीचे मूव करके रेस्पेक्टिवली जब वो ऊपर जाएगा तो क्लोजिंग ऑपरेशन करेगा और नीचे आएगा तो ओपनिंग ऑपरेशन इंटरप्टर में करेगा। हमारा जो ये स्प्रिंग का ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है वो इस कनेक्टिंग रोड के साथ इतना सफिशिएंट प्रेशर और फास्ट ऑपरेशन कॉन्टैक्ट्स को देता है कि जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो बहुत तेजी से और बिना बाउंस किए हुए अपने कनेक्शंस फिक्स्ड और मूविंग के बीच में बना लेते हैं। वैक्यूम इंटरप्टर में फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट्स के बीच में जो मीडियम है उसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी भी दूसरे ब्रेकर से बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमें स्विचिंग स्ट्रोक जो मूविंग कॉन्टैक्ट का वैक्यूम इंटरप्टर में चाहिए वो छोटा होता है। इसलिए हमारी जो ब्रेकर की क्लोज और ओपनिंग के लिए ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है उसका फिजिकल साइज छोटा लिया जा सकता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की पोल असेंबली का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये वैक्यूम चैम्बर है जिसे हम वैक्यूम इंटरप्टर कहते हैं। इस इंटरप्टर में करंट को कैरी करने वाले और क्लोज या ओपन होने वाले हमारे फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट्स हैं। इस छोटे सिलेंडर नुमा वैक्यूम इंटरप्टर में जब स्विचिंग के दौरान फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में यहाँ इलेक्ट्रिक आर्क डेवलप होता है तो आर्क क्विंचिंग का जो प्रोविजन है वो किया जाता है। वीसीबी में आर्क क्विंचिंग के लिए इंटरप्टर में बहुत अधिक ऑर्डर का वैक्यूम लिया जाता है जो 10 की पावर -6 से लेके 10 की पावर -8 टोर के तुल्य होता है और आर्क क्विंचिंग मीडियम के तौर पे वैक्यूम काम करता है। ऐसा कोई भी दबाव जो वायुमंडलीय दाब से कम हो उसे हम निर्वात या वैक्यूम कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमेट्रिक हेड में जब
जब नापते हैं तो वो कॉलम में 760 मिलीमीटर 760 mm आता है, और टोर एक छोटे दाब को नापने की इकाई है जो बैरोमेट्रिक हेड में 1 मिलीमीटर मरकरी के हेड के बराबर है। तो टोर एक वायुमंडलीय दाब से 760 गुना छोटा दाब हो गया है। और अगर इसी टोर को हम लाखों से लेके करोड़ों गुना छोटा कर देते हैं तो वो दाब स्थिति हो जाती है निर्वात की या वैक्यूम की, जो हम एक वैक्यूम इंटरप्टर में इस्तेमाल करते हैं। जब हम एक वैक्यूम इंटरप्टर के मीडियम में दाब को घटाते हैं तो जिस समय हमारा प्रेशर 10⁻⁻1 टोर से कम होता है तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत तेजी से बढ़ती है, और वो 10⁻⁻4 टोर के बाद वायुमंडलीय दाब घटाने पे भी अपरिवर्तित रहती है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा वायुमंडलीय निर्वात की स्थिति जो 10⁻³ टोर से कम दबाव का है या ज्यादा वैक्यूम का है, वो हमारे वैक्यूम इंटरप्टर के लिए उचित डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला मीडियम हो सकता है। एक 10 मिलीमीटर गैप में कितनी वोल्टेज हम सह सकते हैं अगर वो देखें तो हम पाते हैं कि ये फिगर 10⁻³ टोर पे लगभग 100 किलोवोल्ट के आसपास है 10 मिलीमीटर गैप में। आमतौर पे हमारी वैक्यूम इंटरप्टर यूनिट में हम वैक्यूम का मान 10⁻⁻6 टोर से भी कम रखते हैं। हालांकि 10⁻⁻3 टोर हमारे वैक्यूम इंटरप्टर के लिए उचित वैक्यूम है, बढ़िया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेंटेन करता है, और 10⁻⁻4 से ज्यादा निर्वात करने पे हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में भी कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन हम अधिक मात्रा का निर्वात इसलिए लेते हैं ताकि हमारे वैक्यूम इंटरप्टर में बिना मेंटेनेंस के हमें लंबी सर्विस लाइफ मिल जाए। वैक्यूम इंटरप्टर का आउटर एनक्लोजर इम्परमिएबल इंसुलेटिंग मटेरियल का बनाया जा सकता है, लेकिन हम एल्यूमिना सिरेमिक ग्लास इस्तेमाल करते हैं, Al2O3 ग्लास इस्तेमाल करते हैं जो मैकेनिकली और थर्मली ज्यादा मजबूत है। ग्लास के इस्तेमाल में कई लाभ है। ग्लास इन एंड मेटेलिक कैप्स के साथ हर्मेटिक सीलिंग बना सकता है जिसमें अंदर वैक्यूम को मेंटेन करना लंबे समय तक आसान हो जाता है, और हम 10⁻⁸ टोर जैसा हाई वैक्यूम भी लंबे समय तक मेंटेन कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ग्लास इंक्लोजर की मदद से ब्रेकर की इंटरप्टर यूनिट के अंदर वैक्यूम की कंडीशंस को भी हम किसी भी ऑपरेशन के बाद देखकर जांच कर सकते हैं। हमारे ग्लास एनक्लोजर की ओरिजिनल जो फिनिश है वो सिल्वरी मिरर टाइप की होती है। अगर अंदर वैक्यूम खत्म होने लगता है तो इस ग्लास की जो रंग है वो मिल्की हो जाता है, और ऐसी स्थिति में हम अंदाज लगा सकते हैं वैक्यूम इंटरप्टर में ये जो सीलिंग्स हैं इसमें लीकेज होने के कारण हमारा वैक्यूम प्रॉपर नहीं है, और ऐसी स्थिति में हमें इंटरप्टर यूनिट इसकी मेंटेनेंस नहीं होती का रिप्लेसमेंट करना होगा। इंटरप्टर एनक्लोजर के साथ जो फिक्स कॉन्टैक्ट है हमारा वो रिजिडली कनेक्ट है, और इसका एक सिरा एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए बाहर लिया हुआ है, जबकि एनक्लोजर में ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है वो एक्सियली मूवमेंट बना सकता है। और ये जो मेटेलिक बेलो है जिसका एक सिरा यहाँ मूविंग कॉन्टैक्ट से जुड़ा हुआ है और दूसरा एनक्लोजर के साथ ये जो एंड प्लेट लगी हुई है उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये एक वैक्यूम की हर्मेटिक सील्ड बनाने का काम करता है जब मूविंग कॉन्टैक्ट हमारा मूवमेंट करता है। दोनों अपर और लोअर एंड प्लेट्स के साथ हर्मेटिक सीलिंग बनाने वाला जो हमारा सेरेमिक वैक्यूम एनवलप है और आर्किंग करने वाले जो कॉन्टैक्ट्स हैं इनके बीच में ये जो ऑरेंज कलर से दिखाया हुआ सिलेंड्रिकल शीट है, यूजुअली ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है, ऐसी एक स्पटर शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। इस शील्ड को हम वेपर कंडेंसिंग शील्ड कहते हैं। इस स्पटर शील्ड या वेपर कंडेंसिंग शील्ड को हमने इंसुलेटिंग एनवलप के साथ यहाँ इस तरह से अटैच किया हुआ है कि पूरे आर्किंग रीजन को ये चारों तरफ से घेर लेता है, और आर्किंग के दौरान यहाँ कॉन्टैक्ट्स के बीच में जो मेटल की वेपर्स बनती है उन्हें ये मेटल का जो स्टेनलेस स्टील का हमारा स्पटर शील्ड है वो कंडेंस कर लेता है, उन्हें यहाँ अपने पास इकट्ठा कर लेता है ताकि वो जो मेटल वेपर है वो हमारे इंसुलेटिंग एनवलप पे डिपॉजिट होकर और उसकी इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ को कमजोर ना कर पाए। ये जो स्पटर शील्ड है वो वेपर के फास्ट कंडेंसेशन करके आर्क के अब्जॉर्प्शन पे भी हमारी मदद करता है। हमारी जो दूसरी वीसीबी की वीडियो है उसमें आप आर्क इंटरप्शन प्रिंसिपल को समझेंगे तो स्पटर शील्ड का ये जो काम है वो आपके समझ में आएगा। वैक्यूम इंटरप्टर की कंस्ट्रक्शन में सबसे महत्वपूर्ण भाग बेलो और कॉन्टैक्ट्स हैं। जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं वैक्यूम इंटरप्टर के वो दो डिश
डिस्क की आकृति में एक दूसरे का आमने सामने फेस टू फेस किए हुए फिक्स्ड कांटेक्ट जो यहाँ रिजिडली फिक्स्ड है एनवलप के साथ, और जो मूविंग कांटेक्ट है जो यहाँ बेलो के बीच में एक्सियल मूवमेंट करने के लिए फ्री है। मूविंग कांटेक्ट एक लंबी स्टेम के साथ हमारे ब्रेकर के ऑपरेटिंग मैकेनिज्म से एक इंसुलेटेड कंट्रोल रोड के साथ कनेक्ट है। डिस्क कांटेक्ट की सतह पे इस तरह के सिमेट्रिकल सेगमेंट्स बनाए हुए होते हैं दोनों फेस टू फेस किए हुए फिक्स्ड और मूविंग कांटेक्ट्स के ऊपर, कि उनके सेगमेंट्स की एक जैसी लाइनिंग आमने सामने ना आए। ऐसी स्थिति में आर्क का करंट जो मैग्नेटिक फील्ड यहां बनाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड इन सेगमेंट्स के कारण आर्क के करंट की ऐसी आकृति बनती है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड आर्क प्लाज्मा में जो मेटल की वेपर्स हैं उन्हें एक जगह टिकने नहीं देता है, बल्कि उन्हें डिस्प्लेस करके आर्क की कंसंट्रेशन को कम करता है और आर्क को हमेशा डिफ्यूज स्टेट में बनाता है। वैक्यूम कॉन्टैक्टर के फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के लिए हम कॉपर के कुछ ऐसे सिंटर्ड एलॉय यूज करते हैं जिनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अच्छी हो ताकि कॉन्टैक्ट का रेजिस्टेंस कम हो और करंट कैरी करते समय ये ज्यादा गर्म ना हो। इनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो हीट को आसानी से डेसिपेट कर पाए। इनमें वेपर का प्रोडक्शन कम होना चाहिए और आर्किंग में इरोजन भी नहीं होना चाहिए, मैकेनिकली ये रग्ड होने चाहिए। जो दो सबसे बेहतरीन कॉपर एलॉय हैं वो है कॉपर क्रोमियम एंड कॉपर बिस्मथ, जो हम यहाँ आर्क इंटरप्टर में कॉन्टैक्ट्स के लिए वीसीबी में इस्तेमाल करते हैं। कॉपर क्रोमियम या कॉपर बिस्मथ एलॉय, हमने ये जो स्पेशल स्पाइरल शेप कॉन्टैक्ट बनाए हैं ये हमारे करंट को इस तरह से आर्किंग के दौरान मैनेज करते हैं कि हमारा अल्टीमेट मैग्नेटिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में बनने लगता है, जिससे हमारा आर्क है वो सरकमफेरेंस या बाहर की तरफ पहले भेजकर और बाद में गोल घुमाया जाता है। और जिस समय करंट पहली बार 0 होगा और टेम्परेचर कम होगा और आर्क में वेपर प्रोटेक्शन कम होगा, उस समय हमारी जो वेपर है वो हमारी अब स्पटर शील्ड पर कंडेंस हो जाएगी और हमारा जो दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में जो छोटा सा गैप बना है उसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 10 माइक्रोसेकंड से भी कम समय में बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगी। जो इस तरह के ऑब्लिक्यू स्लोट्स बनाए हुए हैं हमने कॉन्टैक्ट्स में, वो करंट के मूवमेंट को थोड़ा टेढ़ा कर देंगे और ऐसे करंट से ये जो गोल सर्किल में बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड है वो आर्क को बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। और जब आर्क का मूवमेंट बाहर की तरफ होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो करंट को इस तरह से गोल रोटेट करना शुरू कर देगा। इससे हमारे कॉन्टैक्ट के सरफेस के ऊपर लोकल ओवरहीटिंग रुकेगी, सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा, सरफेस के ऊपर टियर एंड वियर कम होगी और हमारी जो कॉन्टैक्ट्स की सर्विस लाइफ है वो भी ज्यादा हो जाएगी और आर्क का क्विंच भी आसान हो जाएगा। अगली वीडियो में इस आर्क क्विंच को हम बहुत ज्यादा डिटेल में समझ भी रहे हैं। एक वैक्यूम इंटरप्टर में हम 10⁻⁴ टोर के वैक्यूम पर जब काम करते हैं तो कॉन्टैक्ट के इस गैप में जब 10 मिलीमीटर की दूरी होती है तो आइडियल कंडीशन में हम 100 केवी वोल्टेज भी विथस्टैंड कर सकते हैं। तो हम पाते हैं कि वैक्यूम इंटरप्टर में दोनों कॉन्टैक्ट की ओपनिंग कंडीशंस बनाने के लिए मूविंग कॉन्टैक्ट के इस मूवमेंट से इस गैप में हमें 5 से 10 मिलीमीटर के बीच की दूरी बनानी होती है डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड डिजाइन ऑफ वैक्यूम इंटरप्टर। मूविंग कॉन्टैक्ट के इस मूवमेंट के लिए हम एक स्टेनलेस स्टील की मेटेलिक बेलो का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे इस लोअर मूविंग कॉन्टैक्ट के मूवमेंट को मैनेज करता है और इंटरप्टर में वैक्यूम भी मेंटेन रखता है। इस स्टील बेलो का एक एंड वैक्यूम इंटरप्टर के इनक्लोजर के साथ हर्मेटिकली सील्ड वेल्डेड होता है और दूसरा सिरा हमारे मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ वेल्ड किया हुआ होता है। ये हर्मेटिक सील्ड जो वेल्डिंग है उसके कारण जब हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट मूव करता है तो ये जो फ्लेक्सिबल बेलो है वो हमारे लोअर मूविंग कॉन्टैक्ट के मूवमेंट को भी अलाउ कर देती है और किसी भी वैक्यूम के लीक होने की पॉसिबिलिटीज को भी एलिमिनेट रखती है। मेटेलिक बेलो का मटेरियल, डिजाइन और ये जो हर्मेटिक सीलिंग की हुई है हमने एनक्लोजर और यहाँ मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ, वो डिसाइड करती है हमारे वीसीबी की लाइफ को और उसकी एबिलिटी को जो रिपीटेड ऑपरेशंस सेटिस्फैक्टरी काफी लंबे समय तक कर सके। हम बेलोज के लिए स्टेनलेस स्टील का विशेष मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। बेलो को आर्किंग वेपर के इंपैक्ट से बचाने के लिए यहाँ एक बेलो के ऊपर शील्ड, ये जैसे लाल लाइन में हमने दिखाई हुई है, वो लगाई हुई होती है और ये बेलो हमारे मूविंग कॉन्टैक्ट को फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ 5 से 10 मिलीमीटर का गैप जो हमें चाहिए वो प्रोवाइड करता है।
जब कॉन्टैक्ट गैप पूरी तरह से खुला हुआ होता है तो इंटरप्टर के इन कॉन्टैक्ट्स के बीच में तो वैक्यूम इंसुलेशन का काम करता है, और यहां सराउंडिंग में ये जो मेरा सिरेमिक इंसुलेटर है ग्लास का, वो इंसुलेशन का काम करता है, और आउटर बॉडी में जो एयर का क्लियरेंस है वो हमारे लिए वैक्यूम इंटरप्टर में दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में जो वोल्टेज है 11 kV या 33 kV उसमें इंसुलेशन का काम करता है। इस खूबसूरत छोटी सी वीडियो से आपको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का बेसिक प्रिंसिपल, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म और जो इंटरप्टर की कंस्ट्रक्शन है उसकी डिटेल्स अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आपकी ये जो समझ है वो निश्चित रूप से परीक्षा उपयोगी सिद्ध होगी और आपके अंक बढ़ेंगे। और हमारी जो दूसरी वीडियो है उसमें वैक्यूम इंटरप्टर किस तरह से काम करता है, आर का क्विंच कैसे होता है और इसकी मेरिट, डीमेरिट और एप्लीकेशन जब आप जान लेंगे तो वीसीबी आपके लिए एक आसान विषय हो जाएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।